नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसए ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों, हम आज इस क्लास में ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देखते हुए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हिस्ट्री के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सन 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। तो दोस्तों, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ जिसने विश्वासघात किया था वे थे आपके मीर जाफर। मीर जाफर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीर जाफर सिराजुद्दौला के सेनापति थे और मीर जाफर और कुछ अन्य इनके सहयोगियों ने मिलकर अंग्रेजों से मिलकर सिराज के खिलाफ षड्यंत्र रचा और सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मीर जाफर को हटाकर मीर मदान को सेनापति बना दिया सिराजुद्दौला ने। तो दोस्तों, सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो ये लॉर्ड क्लाइव की सेना के साथ हुआ था। उस समय लॉर्ड क्लाइव थे और इनकी सेना के साथ सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों एग्जैक्ट? तो 23 जून 1757 को हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये कौन सी नदी के तट पर? तो ये भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। तो आप ये भी याद रखिएगा दोस्तों, भागीरथी नदी के तट पर प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सल्तनत काल में दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो दोस्तों, सल्तनत काल में दीवान अर्ज संबंधित था सैन्य विभाग। सैन्य विभाग से संबंधित था। सैन्य विभाग किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने प्रारंभ किया था। बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, ये बलबन वंश से संबंधित है। बलबन, ठीक है, बलबनी वंश से। तो इन्होंने सैन्य विभाग की स्थापना की थी और इसके अलावा इन्होंने वित्त विभाग की स्थापना भी की थी। ठीक है दोस्तों, वित्त विभाग की भी स्थापना इन्होंने की थी बलबन ने। और इनको क्या बोला जाता था? दीवान ए विजारत। याद रखिएगा, दीवान ए विजारत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवान ए विजारत कहा जाता था वित्त विभाग को और सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवान ए अर्ज। ठीक है, तो सैन्य विभाग की स्थापना की थी आपकी बलबन ने, जबकि स्थायी सेना रखने की शुरुआत किसने की थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थायी सेना रखने की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की शुरुआत की थी। ठीक है, और सेना को वंशानुगत किसने किया था? सेना को वंशानुगत किसने किया था? तो किया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सेना को वंशानुगत किया था। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ों को याद रखिए। स्थायी सेना किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और सेना को वंशानुगत किया था आपका फिरोज शाह तुगलक जी ने। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों, आपके चीनी यात्री थे हेनसांग और ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। जब हर्षवर्धन राजा थे उस समय ये आपके हेनसांग आए थे। ठीक है, तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था दोस्तों। ये सबसे प्राचीन था विश्वविद्यालय, है ना। इसके स्थापना की बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के, तो इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जो कि ये कौन से काल के थे? ये गुप्त काल के शासक थे। याद रखिएगा, गुप्त काल के ये महान शासक थे कुमारगुप्त, और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन का महान केंद्र है। यह बौद्ध धर्म के अध्ययन का एक केंद्र है, महान केंद्र है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अगर हेनसांग की बात करें तो हेनसांग की एक रचना है जो कि एक फेमस रचना है, सी यू की एक रचना है आपकी हेनसांग की, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इतनी सारी चीजें आप एक क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी?
तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो कब की थी? तो 1828 में की थी दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ठीक है, तो ब्रह्म समाज में किन बातों का समावेश था? तो ब्रह्म समाज में नैतिक बातों और एकेश्वरवाद पर यह आधारित था। इनमें नैतिक बातों का समावेश था और यह एकेश्वरवाद पर आधारित था। एकेश्वरवाद यानी कि जो एक ही ईश्वर पर विश्वास करता था, जो एक ही ईश्वर पर विश्वास करता था उसे एकेश्वरवाद कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में। इसी कारण राजा राम मोहन राय जी को धार्मिक सुधार आंदोलन के पिता भी कहा जाता है, पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है, प्रथम राष्ट्रीय व्यक्ति कहा जाता है, या नव जागरण का अग्रदूत। इतने सारे नामों से राजा राम मोहन राय जी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा दोस्तों एक बात और, एक फैक्ट और छूट गया था कि राजा राम मोहन राय जी ने 1829 में, राजा राम मोहन राय ने 1829 में आपका सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको सती प्रथा को समाप्त करने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लेकिन उनके राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने आपका सती प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया या आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? आर्य समाज की स्थापना करने वाले एक ही व्यक्ति थे, वे थे आपके दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, तो शुद्धि आंदोलन को चलाने वाले थे आपके दयानंद सरस्वती जी। अगर दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया था? क्योंकि उस समय हिंदू समाज के अधिकतर लोग ईसाई धर्म अपना रहे थे। तो जो ईसाई बन गए थे उसे फिर से हिंदू बनाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। इन्होंने एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, है ना। और दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आप इस चीज को याद रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था आपका गुजरात के साबरमती आश्रम से। ठीक है, गुजरात के साबरमती से प्रारंभ हुआ था आपका दांडी यात्रा। कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 को, डेट सही याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और दोस्तों यह 6 अप्रैल 1930 में खंभात की खाड़ी में पहुंचा और खंभात की खाड़ी में मतलब यानी कि दांडी में नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो दोस्तों दांडी यात्रा के साथ जो शुरू हुआ था वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो दोस्तों करो या मरो नारा जो दिया था ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए इसको, ये वाला क्वेश्चन। तो करो या मरो नारा दिया था आपका महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने आपका करो या मरो नारा दिया था। तो किस आंदोलन में दिया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो नारा दिया था, जो कि 1942 में आयोजित हुआ था। ठीक है, 1942 में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है दोस्तों, या वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। तो इतने नामों से जाना जाता है, अगस्त प्रस्ताव या वर्धा प्रस्ताव। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने करो या मरो नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। दोस्तों इसके अलावा
गांधी जी को और सरोजनी नायडू को, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो गांधी जी और सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण जी है, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया आदि ने भूमि से मतलब अंदर भूमिगत होकर इस आंदोलन को संचालित किया था। ठीक है, तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो दोस्तों ये क्रिप्स मिशन किसने भेजा? तो ये क्रिप्स मिशन के बाद की घटना है भारत छोड़ो आंदोलन की। ये भी 1942 में हुआ था। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में भेजा गया था। ठीक है, तो ये किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? तो ये विंस्टन चर्चिल, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उसके काल में ये क्रिप्स मिशन भेजा था। तो ये क्रिप्स मिशन है क्या, आइए जानते हैं। क्रिप्स मिशन, क्योंकि उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1942 में, द्वितीय विश्व युद्ध आयोजित हो रहा था 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो जापान रंगून तक कब्जा कर चुका था। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सहयोग प्राप्ति के लिए इस मिशन को भारत भेजा। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे वे थे आपके स्टोफर्ड क्रिप्स, है ना, स्टोफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। इसी कारण से इस मिशन को कहा जाता है क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वे थे आपके विंस्टन चर्चिल। तो आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जी जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो इनका जो वर्णन है वो है आपका विशाख दत्त में है, विशाख दत्त ग्रंथ में है। ठीक है, मतलब विशाख दत्त लेखक है। ठीक है, इनके ग्रंथ में आपके चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है। इनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। ठीक है, इनमें चंद्रगुप्त मौर्य और समस्त मौर्य वंश का वर्णन है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस है। ठीक है, इसमें मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन है और मौर्य काल के राजनीतिक जीवन का भी वर्णन है। तो आप इस चीज को याद रखिए। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वह किस स्थान में है? तो दोस्तों वो है आपका धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। गुजरात में है, कहाँ है? कच्छ जिला में है। कच्छ जिला में है आपका धौलावीरा, और यही आपकी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसके जो खोज करता है वह है आपके जगपति जोशी, जगपति जोशी या जेपी जोशी बोल सकते हैं। ठीक है, इनके खोज करता है धौलावीरा की। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा नगर है आपका धौलावीरा। इसके अलावा गुजरात में एक और स्थान है लोथल, लोथल को भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि गुजरात में स्थित है, धौलावीरा और लोथल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी के मकबरा स्थित है। तो दोस्तों दिल्ली के जो शासक थे जिन्होंने शासन किया था 1540 से 1555 ईस्वी तक, है ना, इनका शासन काल है 1540 से 1555 ईस्वी तक। और इन्होंने झील के अंदर चबूतरे में खुद का मकबरा बनाया। ठीक है, कहाँ बनाया? तो सासाराम में, सासाराम जो कि बिहार में स्थित है, वहां से शाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, बहुत ही फेमस जगह है, आप कभी जाइएगा अगर आपके पास समय है तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो दोस्तों 1926 में नौजवान भारत सभा बनाई गई थी भगत सिंह जी के द्वारा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अमृतसर में 11, 12 और 13 अप्रैल 1926 को हुए नौजवान भारत सभा के सम्मेलन के लिए एक सभा का घोषणा पत्र तैयार किया गया था, और इस सभा में आपके भगत सिंह महासचिव थे। ठीक है, इस नौजवान भारत सभा में
जो भगत सिंह थे वे आपके महासचिव थे, है ना। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों ये रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो हड़प्पा स्थल कहाँ पे है दोस्तों? तो ये पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है ये, ठीक है। ये भारत के पंजाब नहीं है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत है, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थल है और यह रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसकी खोज की बात करें तो हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा स्थल की खोज सर्वप्रथम की थी आपके 1921 में इनकी खोज हुई थी हड़प्पा स्थल की, और यह जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, ठीक है। राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में, इसको भी याद रखना, ठीक है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में आपकी हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। चूंकि सर्वप्रथम इस स्थान की खोज की गई तो इस कारण से इसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम इसी स्थान की खोज हुई थी, तो इसी कारण से हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी। जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वे ग्रुप डी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप बिल्कुल ही आप इसे ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो दोस्तों प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी दोस्तों आत्माराम पांडुरंग, है ना। आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में की थी। लेकिन इस प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया? तो इसको लोकप्रिय बनाया महादेव गोविंद रानाडे, है ना। महादेव गोविंद रानाडे ने इसे लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों इस प्रार्थना समाज में मूलतः स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और लड़के और लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ये सभी प्रार्थना समाज की मांग थी। मूलतः स्त्रियों पर अधिक बल दिया गया, स्त्रियों की मांगों पर, स्त्रियों के भलाई के लिए अधिक जोर दिया गया, है ना। लेकिन अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की समाप्ति ये इनकी मांग नहीं थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्पृश्यता की समाप्ति। तो आप देख सकते हैं दोस्तों प्रार्थना समाज में किन किन मांगों को किया गया था, ठीक है, किन किन मांग, कौन कौन सी मांगे की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों आप आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा थी आपकी पाली, ठीक है। उन्होंने जो उपदेश दिए वे पाली भाषा में थे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बारे में आइए जान लेते हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं है ना, ईसा पूर्व है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नेपाल के तराई में एक ग्राम स्थित है लुम्बिनी, यह नेपाल में स्थित है। नेपाल के तराई में लुम्बिनी, यहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व, है ना। और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो सर्वाधिक उपदेश आपके दिए इन्होंने श्रावस्ती में, है ना, जो कि कौशल देश की राजधानी थी, जो कि कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। यहीं पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध की आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, है ना, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इसी कारण से इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों
रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। दोस्तों रैयत का अर्थ होता है किसान। क्या होता है दोस्तों? रैयत का अर्थ होता है किसान। तो दोस्तों किसान, यह व्यवस्था जो है मुख्य रूप से किसानों के साथ की गई थी। इसमें किसानों को भूमि का स्वामी माना गया था। इन्हें क्या माना गया था? भूमि का स्वामी किसानों को माना गया था। ठीक है, और यह व्यवस्था किसानों के साथ की गई थी। तो सर्वप्रथम सन 1795 में टॉमस कैप्टन रीड है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था का प्रारंभ किया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, तो अलेक्जेंडर रीड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टॉमस मुनरो ने भी इस व्यवस्था का प्रारंभ किया था। चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है मुख्यतः दक्षिण भारत में लागू की गई। सर्वप्रथम यह 12 महल जिलों में लागू की गई है ना, 12 महल जिले में लागू की गई। तो आप इसको याद रखिएगा। और ये दक्षिण भारत की व्यवस्था है मुख्य रूप से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों किताब उल हिंद पुस्तक लिखी गई थी अल बरूनी के द्वारा। अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद पुस्तक लिखी गई थी। यह अरबी भाषा में थी। ठीक है, यह अरबी भाषा में थी। जबकि अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी एक फारसी विद्वान लेखक था, वैज्ञानिक था और एक विचारक भी था। किताब उल हिंद पुस्तक एक विस्तृत ग्रंथ है ना, जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मूर्तिकला, कानून, मापन विधि और अनेक इत्यादि विषयों का विवेचन किया गया है। ठीक है, तो इनमें बहुत सारी बातों का समावेश है किताब उल हिंद में। तो इनके लेखक है आपके किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आप थे अल बरूनी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो दोस्तों 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसमें कानपुर के नेता थे नाना साहब। नाना साहब कानपुर के नेता थे। और जब कानपुर में विद्रोह हुआ था तो उनका दमन किया था, यानी कि उनको इस विद्रोह को दबाया था कैंपबेल नामक अधिकारी ने। तो ये भी पूछा जाता है कि इसके दमनकर्ता कौन है? तो वो थे आपके कैंपबेल, है ना। अगर नाना साहब की बात करें तो इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम कुछ दूसरा ही था। वास्तविक नाम था आपका धोंदू पंत। धोंदू पंत इनका वास्तविक नाम था, है ना। तो कानपुर का जब विद्रोह हुआ तो कानपुर में नाना साहब की ओर से लड़ने वाले जो नेता थे वे थे आपके, लड़ने वाले जो क्रांतिकारी थे वे थे आपके तात्या टोपे। तो इन्होंने भी आपका नाना साहब की ओर से कानपुर में जब विद्रोह हुआ तो ये आपके नाना साहब की ओर से लड़े थे। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। वर्ष 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। और एक अखबार और है मराठा अखबार की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार की स्थापना की थी। इसके अलावा बात करें कि इनके द्वारा एक किताब की भी रचना की गई थी। वो किताब कौन थी? गीता रहस्य। ठीक है, ये तो है आपका अखबार है, केसरी अखबार है, लेकिन ये बुक है गीता रहस्य। तो ये भी आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित है। इसके अलावा बात करें बाल गंगाधर तिलक ने, तो इन्होंने गणेश चतुर्थी व शिवाजी महोत्सव का भी प्रारंभ किया था। ये भी पूछा जाता है कि गणेश चतुर्थी या शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ करने वाले कौन थे? ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, है ना। इसके अलावा इन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक भी माना जाता है। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक भी माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो दोस्तों
अभिनव भारत का आयोजन किया था 1904 में वीडी सावरकर जी ने, है ना। वीडी सावरकर जी ने 1904 में गोपनीय रूप से अभिनव भारत का आयोजन किया था। दोस्तों 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा मित्र मेला नामक एक संस्था का गठन किया गया था, है ना। यही आगे चलकर आपका जो मित्र मेला है यही आगे चलकर आपका अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई, ठीक है। 1904 में यही मित्र मेला आगे चलकर अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्लेमेंट एटली। इन्होंने ही घोषणा की थी। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी। 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, क्यों हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली? क्योंकि मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आपके अंतिम वायसराय बनकर आए, ठीक है, अंतिम वायसराय बनकर भारत आए। फिर जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता को हस्तांतरित करने की एक योजना बनाई, ठीक है। तो इन्होंने यही आपकी भारत को सत्ता देने की योजना बनाई और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत को सत्ता सौंप के ब्रिटिश चले गए, ठीक है। तो अंतिम वायसराय थे आपके आज़ादी से पहले माउंटबेटन, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो दोस्तों भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाले थे आपके वास्को डिगामा और इन्होंने सन 1498 ईस्वी में आपकी भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। हमने बचपन में भी बहुत बार पढ़ा है कि वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो दोस्तों सबसे पहले वास्को डिगामा जी सबसे पहले केरल के कालीकट तट पर पहुंचे थे। सबसे पहले केरल के कालीकट तट पर यह पहुंचे थे और यूरोप से भारत आने का सीधा समुद्री रास्ता इन्होंने ही यहीं खोजा था, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया था तो दोस्तों 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में ऐसा क्या था? तो दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि हर हिंदू स्त्री पुरुष दूसरे हिंदू स्त्री पुरुष से विवाह कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो। तो इसमें यह प्रावधान किया गया था। इसके अलावा इसमें 2 बार विवाह यानी कि द्विविवाह अमान्य किया गया था एवं दंडनीय बनाया गया था। तो हिंदू विवाह अधिनियम में इतनी सारी चीजें सम्मिलित थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में, यानी कि अकबर ने ही आपकी आगरा के किले का निर्माण किया था, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। तो बात करें अकबर के बारे में, आइए थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। इनका शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी तक। 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, ठीक है। इनके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, ठीक है। तो आगरा के किले का निर्माण किया था अकबर ने और आगरा का किला दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है ना। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था?
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वह 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 70 देशों ने भाग लिया था। 70 देशों ने भाग लिया था, लेकिन अमेरिका जो इस युद्ध में शामिल हुआ था वह किस सन में हुआ था, तो 1941 में हुआ था। ठीक है, इस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वे थे आपके फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि अमेरिका बहुत ही ताकतवर देश है, तो इस कारण से इसके राष्ट्रपति का नाम जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसी कारण से पूछा गया है दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष प्रवेश किया था, तो 1941 आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।